अदरवाइज हम लोग जो ज्यादा फेस करते हैं, कोई ये ट्रांस फैट या तली हुई चीजों का फैट को बुरा नहीं मानता है, सीधे बोले मैडम घी तो हमने छोड़ ही दिया है तो समोसे कचौरी चल रहे हैं वो चल रहा है। तो देखिए घी सैचुरेटेड फैट ब्रेन के लिए जरूरी है। ब्रेन जो है वो सैचुरेटेड फैट पे और ओमेगा 3 ब्रेन के लिए, तो ये दो चीजें। सो घी को बंद नहीं करना है हमको। सो वही एक बहुत बड़ा रीजन है गट हमारी हेल्थ खराब होने का। आप ये देखिए डिप्रेशन, एंजाइटी, इसके अलावा माइग्रेन बहुत कॉमन हो गया है। इसके बाद में स्लीप नहीं आना, नींद नहीं आना, ठीक है। तेल की क्वालिटी, डेफिनेटली स्टेबल तेल कौन सा है, तो तेल की भी अलग अलग कैटेगरी रहती हैं। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किस वसा का स्मोक पॉइंट मतलब हीट को टॉलरेट करने का पॉइंट कितना किसका ज्यादा है। तो जो तेल ज्यादा हीट पे स्टेबल है वो टूटेगा नहीं। अब जंक का इंटेक या बेकरी के इंटेक से हुआ क्या, आपके गट माइक्रोबायोम, जो हम गट बैक्टीरिया बोलते, गुड बैक्टीरिया, वो भी खराब होते चले गए। तो गुड बैक्टीरिया हमारे कम हो जाते हैं, बैड बैक्टीरिया हमारे पनप रहे हैं। तो बैड बैक्टीरिया क्या करते हैं, गट में जो हमने जो फूड डाला उसको प्रॉपरली एब्सॉर्ब ही नहीं कर रहे। तो दोस्तों हम आज फिर से चर्चा शुरू करते हैं मैडम के साथ में। और प्रोटीन के ऊपर हमने पिछले एपिसोड में बहुत अच्छी विस्तृत चर्चा करी थी। आज हम और भी जो डाइट के हमारे अगले जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं। तो मैडम आपसे प्रोटीन के ऊपर बहुत ही अच्छी चर्चा हुई थी। अब कार्बोहाइड्रेट, ऐसा बोला जाता है कि कार्बोहाइड्रेट हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी है तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सही है। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्योंकि मेजर सोर्स है, एनर्जी जो है हमको मेजरली कार्बोहाइड्रेट से तो मिलती है। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि वी आर ऑल कार्ब ईटर। कार्ब ईटर तो हम क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी वही दे रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है फैट से है ना, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सेम एनर्जी देते हैं। बट यदि हम अगेन इंडिया की बात करें तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट डेफिनेटली बाकी दोनों पोषक तत्व जो हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और अपना प्रोटीन, ये तीन मेजर पोषक तत्व हैं जो एनर्जी देते हैं। पर उसमें कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज जो है वो यूजुअली ऐसा बोला जाता है 50-60% के बीच में रहे तो ठीक रहता है। तो हम लोग शायद 80 से 90% तक बहुत सही शायद मोटापे का एग्जैक्टली। और कार्बोहाइड्रेट क्या है, बहुत इजीली, कंपैरेटिवली इजीली डाइजेस्ट होके और ब्लड में डेफिनेटली ग्लूकोज के रूप में, शुगर के रूप में बढ़ता है। डायबिटीज भी इसी से। और अनयूटिलाइज्ड ग्लूकोज क्योंकि उतना हम खर्चा तो कर नहीं रहे हैं, है ना। उस दौरान जिस हिसाब से हमने कार्ब लोडिंग करी, जिस हिसाब से ग्लूकोज ब्लड में गया, उस हिसाब से हम यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो अनयूटिलाइज्ड ग्लूकोज जो है वो फिर इंसुलिन ठिकाने लगाता है और वो कन्वर्ट फैट में ही होता है, मोटापा बढ़ाएगा आपका। तो वो हम अननेसेसरीली ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा के इंसुलिन को स्टिमुलेट करते जा रहे हैं। तो इंसुलिन की खपत हमने बढ़ा दी, उसकी रिक्वायरमेंट हमने बढ़ा दी, वो इंसुलिन काम करना बंद भी कर देता है। और जितनी अपना ऑर्गन बेचारा जितना प्रोड्यूस कर पाएगा उतना हमने आधी जीवन में उसको यूटिलाइज कर लिया। तो वो चीज है। और सेंसिटिविटी फैट बढ़ा कर धीरे धीरे अपना रेजिस्ट हो जाती है बॉडी। तो ये खैर अलग चीजें हैं। बट कार्बोहाइड्रेट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारी, केवल शुगर वाली चीज नहीं, रेशे वाली चीजें भी आती है। जैसे हम फाइबर की बात करते हैं, वो भी हम डेफिसिट हैं बहुत ज्यादा। मतलब हर कोई व्यक्ति, मेरे विचार से ऑलमोस्ट हर कोई फाइबर डेफिसिट है। और इसीलिए फिर कॉन्स्टिपेशन होना और बहुत गट, अभी आप देखिए गट हेल्थ खराब हो रही है। गट और ब्रेन का कनेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग है। अभी जब मैं इस चीज को कुछ साल से, जब से मैंने मतलब जाना है कि गट और ब्रेन कनेक्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग है, तब से मैं इसको कोरिलेट करती हूँ आपस में। आप भी आप सुनेंगे तो आप भी हंसेंगे। जैसे अपना कोई एग्जाम हो या कुछ ऐसा बचपन से या शुरू से, मतलब मैंने तो बहुत एक्सपीरियंस किया है कि परीक्षा या इंटरव्यू के वक्त जा रहे हैं तो दिमाग में बहुत
स्ट्रेस और ऐसी वाली घबराहट है, तो पेट में गुड़गुड़ होना शुरू हो जाता था। बिल्कुल सही बोला आपने, वॉशरूम बिल्कुल भागना सही। पड़ता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये होता है। ये खाली एग्जाम नहीं, अगर आपको कोई कोई चीज का भी टेंशन है बस बस तो बस कहीं आपका निकलना है तो आप पहले हाँ, वॉशरूम जाते हो। वॉशरूम और जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उस चीज को मैं रिलेट अब कर पा रही हूँ। मैंने कहा अच्छा, यानी यही चीज है कि जैसा बिल्कुल। दिमाग में कुछ आया तो पेट में उथल पुथल। हाँ, बिल्कुल। सेम चीज पेट में यदि किसी तरह की उथल पुथल चल तो रही है दिमाग तो में सिर दिमाग दुखेगा खराब और होगा ये ही दुखेगा। होगा। सो वही एक बहुत बड़ा रीजन है गट हमारी हेल्थ खराब होने का। जी। आप ये देखिए, डिप्रेशन, एंजाइटी, हाँ। इसके अलावा माइग्रेन बहुत हाँ, कॉमन बिल्कुल, हो गया बिल्कुल। है। इसके बाद में स्लीप नहीं हाँ, आना, नींद sleep, नहीं हाँ, आना, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। इसके अलावा आपका ये जो मूड स्विंग्स वाली चीज रहती जी। है ना, अल्जाइमर, भूलने वाली परेशानियां, ये जितनी आप देखेंगे जी। ब्रेन रिलेटेड चीजें, जी। ये अभी बढ़ रही हैं हाँ, बिल्कुल गट बिल्कुल रिलेटेड बिल्कुल हेल्थ के बिल्कुल, कारण, गट है ना। हेल्थ। तो गट गट के हेल्थ के लिए ऊपर तो बहुत ही फाइबर, बात हो रही है फाइबर सो के लिए। अपना कार्बोहाइड्रेट का सिलेक्शन, कि हम कार्बोहाइड्रेट तो ज्यादा ले रहे हैं बट हमारा कार्बोहाइड्रेट में सिलेक्शन क्या है, वो बहुत बिल्कुल, इंपॉर्टेंट हो बिल्कुल, गया है। तो पहली चीज तो एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट, अगेन मैं यहाँ पे बात करूंगी रिकमेंडेशन की, जी। तो जो इंडियन उसके हिसाब से जो अपना भारतीयों को लेकर जो रिकमेंडेशन बनी है फाइबर की, जी। तो फाइबर की रिक्वायरमेंट 30 ग्राम्स है एक नॉर्मल पर्सन एडल्ट ओहो। की, कि दिन भर में आपका 30 ग्राम फाइबर का इंटेक होना चाहिए। डायबिटिक्स का और कार्डियक है तो उनका 35 प्लस होना चाहिए। तो 30 ग्राम आपको फाइबर लेना चाहिए दिन भर में। लेकिन जब हम कैलकुलेट करें यदि अपना जी, खुद जी। का भी, तो 20 ग्राम भी हार्डली अपना क्रॉस कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा रॉ चीजों का इंटेक तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। हाँ, हम रॉ खा ही सलाद नहीं रहे हैं, यदि बिल्कुल प्लेट सलाद में नहीं खा देखें तो रहे हैं। बहुत कम, कि वो बिल्कुल। एक कटोरी या एक प्लेट सलाद कट बिल्कुल। गया है तो पूरे घर के 5-7 लोग जितने भी हैं, सही। उनमें वो एक उड़ जाता ककड़ी है, में पूरा खा लेंगे, एक टमाटर हो में पूरा जाता खा है, हो लेंगे। जाता है। रॉ फ्रूट तो आजकल जूस पे ज्यादा फोकस है लोगों का, है ना। जबकि जूस रॉ में ऐसा बोलते हैं कि फाइबर निकल ही जाता निकल है ना, हम जाते, खत्म देखें हो तो जाते हैं। जूस बिल्कुल निकाल रहे हैं बिल्कुल, और जी हाँ, फाइबर तो सब अलग हो गया। अलग हो रहे हैं। तो और कच्चे फल खा नहीं रहे हैं हम। एक्चुअली कच्चे फल खा नहीं रहे हैं, कच्ची सब्जियां ऐसे खाते नहीं हैं खाते उठा नहीं, के। हाँ। और जब से रिफाइनिंग वाली चीजें आ गई हैं, है ना, रिफाइंड शुगर, मैदा, सूजी, ये वाली चीजें जो आ गई हैं, तो बच्चा कुच्चा भी जो फाइबर थोड़ा बहुत हमारा मोटे अनाज, दलिया, जौ, है ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, है ना, इन चीजों के थ्रू होता था। सब्जियों का इंटेक अच्छा होता था। अब क्या हो रहा है कि कार्ब किस रूप में जा रहा है? मैदा की कोई चीज हो गई, चॉकलेट्स हो गए, बिस्किट हो गए, रिफाइंड या चीजें हो गई, जंक फूड बेकरी खा रहे हैं आइटम्स हम, हो गए, हाँ, जंक फूड हो गए। तो कार्ब तो जा रहे हैं, हाँ, लेकिन उसमें इम्बैलेंस हो गया, इम्बैलेंस है और फाइबर हमको मिल नहीं रहा है। एग्जैक्टली। और कार्ब जा रहे हैं और कार्ब ज्यादा जा रहे हैं, उसके कारण से हमारे में मोटापा बढ़ रहा है। Actually, और इसीलिए दूसरी बीमारियां भी साथ में इनडायरेक्टली डायबिटीज भी हो रही है, इसीलिए यही। अच्छा, अब आप देखिए कि कार्ब लोडिंग ज्यादा है, बट आप जब देखते हैं अपने परिवेश में, या कोई भी अपना जो एक्सपर्ट है, वो ये किसी को नहीं बोलता कि आप अपना कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम करो। हाँ, केवल ये बोलेंगे कि प्रोटीन का इंटेक कम करो। उल्टा बोलते हैं कि प्रोटीन का इंटेक कम करो, कार्ब्स का कोई नहीं बोलता। कार्बोहाइड्रेट्स आप कम लो, थोड़ा कार्ब्स कम लो और कार्ब्स अच्छी क्वालिटी का लो, अच्छी क्वालिटी का लो। मतलब अभी आपने जो बोला कि खड़ा अनाज या जो बोलते हैं कि मिलेट्स वगैरह का भी जो है, मिलेट्स लें, फल लें, सलाद लें, सब्जियां लें, तो उसकी जगह हम सीधे पिज्जा पे चले गए, बर्गर पे चले गए, और जो कि हमारे लिए हार्मफुल भी है। और हमारे को अन्य बीमारियों की तरफ भी वो डाइवर्ट कर रहा है, गट तो खराब कर रहा है। और आपने बहुत अच्छा गट और ब्रेन का जो रिलेशन बतलाया, बहुत अच्छी बात बतलाई है कि अगर हम, और आजकल तो अभी मैं कुछ दिनों पहले सुन रहा था रेडियो के ऊपर, हमारे प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं परीक्षा पे चर्चा में कि बच्चों की गट हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। तो वाकई में एक बहुत अच्छी बात बोली। तो अच्छे कार्बोहाइड्रेट के लिए हमारी ये आपने भी बात बतला दिया। अब फाइबर इंटेक के लिए भी आपने बतला दिया कि हमको रॉ फूड पे जाना चाहिए, मिलेट्स के ऊपर जाना चाहिए। तो इनका भी रॉ फूड को तो हम डेली शामिल कर सकते हैं, मिलेट्स को भी हम अपने डाइट में एक सवेरे या शाम की डाइट के अंदर एक, हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं ज्वार की रोटी, मक्का की रोटी, बाजरे की रोटी। मैं ये नहीं बोलती हूँ किसी को कि आप
गेहूं बंद कर दीजिए, चावल बंद कर दीजिए, मिलेट्स जब हमने 10 साल में नहीं खाया, उतना इंटेक नहीं है, तो हम एकदम से मिलेट्स बेस्ड ही हो जाए वो पॉसिबल नहीं है। बट यदि हम 1/3 से भी शुरू करते हैं, 1/3 में या तो ये कर सकते हैं, 2-3 चीजें हो सकती है। जैसे अब हम बच्चों की बात करें तो आज हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चे जो हैं वो ज्वार की रोटी बड़े शौक से खा लें, है ना, या बाजरे की खा लें। तो हम ये तो एश्योर कर सकते हैं ना कि हमारे गेहूं के आटे में ही हमने ज्वार भी डाल के पिसवा लिया, है ना, देसी चना डलवा के पिसवा लिया, तो कहीं ना कहीं हमने थोड़ा सा चना मतलब दाल वाला वो हो गया, थोड़ा सा हमने जौ और अपना ज्वार या बाजरा मिक्स करवा लिया, तो जो गेहूं की रोटी है उसी में आपकी थोड़ी सी मॉडिफाइड चीजें हो तो उसके माध्यम से आपको धीरे धीरे आप उसका इंटेक अपना या रेशियो बढ़ाते जाइए, तो अपना एडजस्ट कम से कम पर्सन हो जाएगा जो बिल्कुल नहीं खा सकता, है ना, या नहीं खाया है, क्योंकि थोड़ा सा तो रोटी मोटी रहती है, या हम थोड़ा सा गेहूं का आटा मिलाकर उसमें 50-50 कर लें, तो इस तरह से भी मिक्स कर सकते हैं। और या एटलीस्ट 3 जो हमारी मेजर मील्स हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उनमें से एक कोई मील जो है वो मोटे अनाज वाली हो जाए, तो अपना बैलेंस कुछ तो शुरुआत होगी, कुछ तो शुरुआत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा दोस्तों आपने कि कार्बोहाइड्रेट कितना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमको एनर्जी देता है, परंतु अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं उसको और गलत तरीके से गलत कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो वो हमारी बीमारी का कारण भी बन जाएगा। तो मैडम ये तो बहुत अच्छी कार्बोहाइड्रेट पे हमने संक्षिप्त में चर्चा कर ली। अब एक तीसरा फैक्ट है फैट जी, जो कि जिसके अंदर फैट भी हमारे लिए अच्छा है, शरीर के लिए बहुत जरूरी है, परंतु गलत फैट हम ले रहे हैं ट्रांस फैट के रूप में, सेव मिक्सचर के रूप में, समोसे कचौरी के रूप में, तो वो कहीं ना कहीं हार्मफुल है। तो थोड़ा उसके ऊपर भी आप बतलाइए। हाँ, देखिए कई लोग ये तो फिर ठीक है आपने ट्रांस फैट बोला, अदरवाइज हम लोग जो ज्यादा फेस करते हैं, कोई ये ट्रांस फैट या तली हुई चीजों का फैट को बुरा नहीं मानता है, सीधे बोलेंगे मैडम घी तो हमने छोड़ ही दिया है तो समोसे कचौरी चल रहे हैं, चल रहा है। तो देखिए घी सैचुरेटेड फैट ब्रेन के लिए जरूरी है। ब्रेन जो है वो सैचुरेटेड फैट पे और ओमेगा 3 ब्रेन के लिए, तो ये 2 चीजें। सो घी को बंद नहीं करना है हमको। अगेन जैसे हम बात करते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल, तो जो वसा यानी चिकनाई तेल घी मक्खन के रूप में हो उसका इंटेक हमारा कंट्रोल्ड होना चाहिए। पहली चीज, हमें उबला हुआ नहीं खाना है, लेकिन हमारी जो दाल सब्जी में जो हम तड़का लगा रहे हैं वो सीधे हम बॉटल से या चमचे से उठा के डाल रहे हैं, तो वो ना हो। सबसे पहली चीज, उसमें भी कई लोग जब ये बोलते हैं नहीं मैडम तेल तो हम कम ही डालते, दिखता नहीं है प्लेट में, तो प्लेट में दिखने वाली नौबत तो तब आती है जब वो पूरी तरह से जितना यूज होना है सब्जी में यूज होके उसके बाद का जो नहीं रम पाया वो बहना शुरू होता है, तो वो तो बहुत एक्सट्रीम वाली कंडीशन हो जाती है। तो हमको प्लेट में बहने या तेल ऊपर तैरने वाली चीज को तो ध्यान रखना ही है, बट तेल की क्वांटिटी को ध्यान रखना है। और उसमें भी जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हमेशा तेल की भी हम बोलते हैं कि भाई 2 तरह के तेल आप यूज करें, है ना, जैसे सरसों का तेल और मूंगफली का, या तिल्ली का और सरसों का, तो जो भी आपको 2 तेल जो भी समझ में आते हैं, क्योंकि कोई भी एक तेल अगेन कंप्लीट प्रोफाइल नहीं वो करता है। और सिमिलर वे में जो घी की क्वालिटी है वो तेल में नहीं मिलेगी। तो हमेशा घी और तेल का कॉम्बिनेशन का मतलब एक ही सब्जी में दोनों नहीं डालने। अगेन जो हमारी भारतीय थाली है वो बहुत अच्छी है, तो हम यूजुअली हम दाल में जो तड़का है वो घी में लगाते हैं और चपाती पे भी लगा लेते हैं। अदरवाइज जिनको चपाती पे नहीं लगाना है तो दाल में बाय डिफॉल्ट घी में तड़का लगता है और सब्जी हम तेल की बनाते हैं, तो हमारा एक कंप्लीट फैटी एसिड का प्रोफाइल हमें मिल जाता है, लेकिन उनकी क्वांटिटी कम हो, नंबर 1। दूसरा, ट्रांस फैट होते क्या है? ट्रांस फैट होते हैं जब हम रीफ्राइंग या रीहीटिंग कर करके जो तेल का जो नेचुरल बॉन्ड है, उसका जो नेचर है, उसको तोड़कर हम जो है गड़बड़ बॉन्ड्स बन जाते हैं, तो वो ट्रांस हो जाता है। तो ट्रांस फैट उसे कहते हैं। जब हम घर में कोई चीज तल रहे हैं, मैं ये एग्जांपल भी मैं यूजुअली देती हूँ कि आप कैसे परखें कि ये ऑलमोस्ट ट्रांस फैट है या अच्छा फैट है। तो जब हम घर में कुछ चीज तल रहे हैं, समोसा कचौरी, अव्वल हम मना करते हैं घर में बना के खाए ना,
घर तो में बना घर के में जब बना हाँ, रहे हैं तो वो आप फिर ले सकते हैं। और फिर जब घर में तलता है, तलने के बाद आप अपनी कढ़ाई देखिए, अपना तेल की शक्ल देखिए, और सेम चीज आप किसी दुकान पे जहाँ कचौरी समोसे बन रहे हैं उनका तेल का कलर और उनकी कढ़ाई देखिए, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जो काला गाढ़ा डार्क कलर का तेल है दैट इज कॉल्ड ट्रांस फैट, और हमारा हम 50 बार भी तल लें तो भी वो तेल काला नहीं होता, आप देखिए, है ना। और तेल की क्वालिटी, डेफिनेटली स्टेबल तेल कौन सा है, तो तेल की भी अलग अलग कैटेगरी रहती हैं। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किस वसा का स्मोक पॉइंट मतलब हीट को टॉलरेट करने का पॉइंट कितना किसका ज्यादा है। तो जो तेल ज्यादा हीट पे स्टेबल है वो टूटेगा नहीं बॉन्ड, हाँ नहीं टूटेगा, तो वो टूटा अच्छा नहीं तो वो आपके केकड़े को नुकसान नहीं करेगा यदि आप तली हुई चीज खा रहे हैं। इसलिए हम बोलते हैं पुराने जमाने में जब हम बात करें 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले, जब दूध वाली चीज को बहुत एक सभी के लिए अफोर्डेबिलिटी थी, तो घी में तलते थे कोई भी चीज, तो घी इज हैविंग हाईएस्ट स्मोक पॉइंट। ओके तो घी जो है वो टॉक्सिक होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका टॉलरेट पॉइंट अच्छा है। दूसरा है नारियल तेल। आप साउथ इंडियंस को देखिए, ब्रेन से अच्छे हैं, बिल्कुल है ना। नारियल के तेल में हर चीज फ्राई होती है ना। वो बात अलग है कि हमारे लिए वो पैलेटेबल नहीं है, तो घी है। तीसरी चीज आती है फिर तेल में से कौन से, तीसरा लेवल। तो तेल में सरसों का स्मोक पॉइंट अच्छा है, सरसों है, मूंगफली का तिल है ना, सूरजमुखी तिल्ली के भी ठीक है, ये है। सोया तेल को फ्राइंग में नहीं यूज करना है, और ऑलिव ऑयल तो बिग नो फॉर इंडियन कुकिंग। फ्राइंग तो हम भूल ही जाए। ओके बहुत साल पहले मेरे पास में बाईपास के बाद में एक पेशेंट आए, बोलते मैडम नहीं हम तो तेल वेल नहीं, कचौरी समोसा भी इनको देना होता है हस्बैंड को, तो हम तो बाहर से ऑलिव ऑयल ही मंगवाते हैं हमारे गेस्ट से कि तुमको गिफ्ट में लाना है तो ऑलिव ऑयल लेकर आओ, उसी में इनके लिए समोसा कचौरी बना के देते। सो मैं बोलती इसीलिए शायद नौबत तो नहीं आएगी। सो एक बात होती है, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, बट ऑलिव ऑयल जो है वो पहली चीज। हम एक और जो मैं बहुत ध्यान देकर अपने हर किसी को बोलती हूँ, जनरल पॉपुलेशन हो चाहे पेशेंट हो, गो लोकल पहली चीज, एंड गो सीजनल। बिल्कुल है ना। इस मौसम में जो चीज आ रही है वो इतनी आ रही है कि जिसमें किसी को इंजेक्शन डाल के या कोल्ड स्टोरेज करके दवाइयां छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो और लोकल है तो वो पॉकेट पे भारी नहीं पड़ेगी, है ना, उसकी स्टोरेज का लफड़ा नहीं रहेगा। तो ये चीजें हैं। सिमिलर वे में ऑलिव ऑयल जो है वो हमारे यहाँ का नहीं है, नंबर 1 यूरोपियन कंट्रीज से आया है, वहां पर माइनस में टेम्परेचर है, तो वो वहां पे चल जाएगा वो, तो कोल्ड टेम्परेचर है, यानी ऑलिव ऑयल जो है वो हीट सेंसिटिव है, वो स्टेबल क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर पर भी वो खराब हो जाता है। तो ऑलिव ऑयल, और जब भी आप देखें इंटरनेशनल कुजीन या कुकिंग जब देखते हैं, मैंने तो बहुत देखे हैं, तो आप जब देखेंगे तो उनकी ग्लास बॉटल्स रहती है, कभी भी देखना ऑलिव ऑयल। दूसरा उनकी डार्क कलर्ड बॉटल्स रहती है, डार्क एंड कूल प्लेस, ग्लास की बोतल में। हमारे ऑलिव ऑयल वही प्लास्टिक के कंटेनर में मिलेगा, कहाँ अपना डिपार्टमेंटल स्टोर पे और उस पे ऐसी पटक के रखते हैं। अब कई लोग बोलते नहीं मैडम तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, यानी भाई वो है क्या, बेसिकली ऑलिव ऑयल को केमिकल से ट्रीट करके उसको जो है वो स्टेबल कर दिया, मतलब पहले उसको इतना हीट वीट और ट्रीटमेंट केमिकल्स के दे दिया कि उसको स्टेबल कर दिया। यूज क्यों करना है? फिर यूज बिल्कुल आपको यूज करना भी है जस्ट फॉर अपना एक स्टेटस सिंबल, जो बहुत आम चीज हो गई है, या एक वैरायटी के लिए, तो आप उसको ड्रेसिंग के लिए यूज करो, सलाद के अंदर वो ले लेते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ क्या होता है, गैस जो है उस पर सबसे पहले तेल पड़ता है, बिल्कुल सबसे वो पहले जब गर्म होता है उसके बाद उसमें जीरा, फिर सब्जी पूरी पकती है, तब तक वो तेल की क्या बैंड बज रही, बिल्कुल है ना। सो ये ध्यान रखना है। और पाम ऑयल मैडम तो और भी गया भी थी, वो भी एक्चुअली ये सब क्या है कि यदि आप कम क्वांटिटी में और केवल स्टेबिलिटी के लिए यूज कर रहे हैं, वहां तक पाम ऑयल स्टेबल है, पर क्या होता है कॉम्बिनेशन एंड देन क्वांटिटी। भाई है बेकरी में तो हम बिस्किट सुबह भी चाय के साथ 3-4, शाम में भी चाय के साथ, फिर उसके बाद में चॉकलेट में भी, जितने भी आप कन्फेक्शनरीज देखेंगे सब में पाम ऑयल है। तो यदि हम हमारा इंटेक देखें
तो बहुत ज्यादा हो बहुत ज्यादा हो बहुत जाता है, ज्यादा हो जाएगा, बहुत इसीलिए वो ज्यादा। हार्ट के लिए नुकसानदायक भी है। क्योंकि मैंने एक वर्कशॉप अटेंड करी थी पाम ऑयल की, तो पाम ऑयल जो है वो इतनी शाइनिंग दे पाता है, तो जो चॉकलेट है उसको शेप में बनाए रखने के लिए पाम ऑयल पाम चाहिए ऑयल होता है, तो ओके। दूसरे तेल पर या दूसरे तरह के उस पर जा ही नहीं पा रहे, क्योंकि ओह। सक्सेस नहीं मिल पा रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है। टेस्ट में वेरिएशन आ जाता है। तो वो न्यूट्रल ऑयल भी बोलते हैं कि वो न्यूट्रल है, तो सब इसलिए में पाम ऑयल, पामोलिन ऑयल, वही सब और मिलेगा, वो तो ये आपकी सारी हेल्थ के लिए चीजें नुकसानदायक भी है। तो इसीलिए क्वांटिटी पर ध्यान क्वांटिटी बहुत देना ध्यान रखना है ना। पड़ेगा। सेव हमारी एक थाली का आए दिन, वो नहीं मैडम, सेव तो एक कटोरी जाता ही जाता है अपन ना। इंदौरियों के लिए तो बहुत जरूरी है। तो यदि हम इनको कंट्रोल कर लें, तो जो हिडन जो कॉजेज हैं कार्डियक इश्यूज के, कोलेस्ट्रॉल के, जो प्रीमेच्योर डेथ्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये सब ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ाते होंगे। ट्राइग्लिसराइड इज रिलेटेड विद शुगर इनटेक। शुगर इनटेक, ओके तो जब हम ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए, तो आप कभी भी जब हम इनटेक लेते हैं, जब रूटीन या रिकॉल लेते हैं, तो पता चलता है आपको, देखना डायबिटिक्स जो है, जिनका HbA1c थोड़ा बढ़ा हुआ है, या डायबिटीज, उनका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ ही दिख रहा है। मैडम कोलेस्ट्रॉल तो एकदम सही 60 चल रहा है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, दैट इज रिलेटेड विद योर कार्ब लोडिंग, कार्बोहाइड्रेट इंटेक, कार्ब इंटेक। तो ये है। एंड कोलेस्ट्रॉल में आपका कौन सा फैट आप यूज कर रहे हैं, आपका फिजिकल एक्टिविटी क्या है, आपका कॉम्बिनेशन और क्वांटिटी क्या है, इस पे आपका कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल जो है वो डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें हमको बहुत ध्यान देनी है। एक और जो हम बात कर रहे थे हीट की, कि हमारी इंडियन कुकिंग जो है हीट, हम हमारे यहाँ की गैस के बर्नर्स आप देखें, और यूरोपियन गैस के बर्नर, इंटरनेशनल यूरोपियन आपको गैस के चूल्हे मिलेंगे, उनकी फ्लेम्स जो है वो साइड में मिलेंगी, हमारी कुकिंग की फ्लेम्स ऊपर रहती है। तो दैट इज अगेन, तो जो वो लोग सौते भी करते हैं, तो उनकी फ्लेम्स डायरेक्ट बर्तन पे नहीं जाती, उनकी साइड से होकर बहुत लो उस पे काम करती है। और हम डायरेक्ट हीट पे काम करते हैं, तो हमारे लिए डायरेक्ट हीट वाले तेल घी अच्छे हैं रादर देन ऑलिव ऑयल एंड सोया तेल, है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छी आपने ये बात बतलाई, इसके ऊपर भी सबके लिए क्लियर होगा। अब हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है, मिनरल्स। मिनरल्स हमको सब्जी के माध्यम से भी मिल जाते हैं, सलाद के माध्यम से ही मिल जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स से भी हमको कुछ मिनरल्स मिल जाते हैं, और ख़ास तौर से हमारी जो भारतीय महिलाएं हैं उसमें आयरन डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा रहती है। तो एक थोड़ा मिनरल्स के ऊपर भी आप बतला दीजिए, तो हमारा एक कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। जी देखिए, यदि हम रॉ और कुक्ड, नेचुरल एंड थोड़ा बहुत जैसे लेते ना टेस्ट के लिए एक चम्मच कुछ ले लिया, यदि इस तरह से हम, और संतुलन का ध्यान रखें, जैसे हम संतुलित थाली की बात कर रहे हैं, तो यूजुअली मिनरल डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी ये नहीं होती हैं। दिक्कत कहाँ आती है कि हमने संतुलन खो दिया। बिल्कुल हमारा इंटेक, जैसे यंग गर्ल्स में, बाकी लोगों में दिक्कत कहाँ है कि बेकरी और जो दूसरे इंटेक बढ़ गए। अब कार्ब लोडिंग या जंक के थ्रू सैटिस्फैक्शन तो मिल गई, क्योंकि आपने कार्ब ले लिया, शुगर ले लिया, फैट ले लिया, तो आपका पेट तो भर गया, क्योंकि बॉडी और ब्रेन अपना सैटिस्फैक्शन मिल गई कैलोरीज को लेकर के, अब पेट भर गया। लेकिन उसमें फाइबर का इंटेक नहीं गया, उसमें प्रोटीन का इंटेक नहीं गया, उसमें बैलेंस नहीं मिला, विटामिन नहीं मिले। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो, चाहे अनीमिया हो, या हीमोग्लोबिन की हम बात करें कम है, तो केवल आयरन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आयरन तो डेफिनेटली, रिफाइंड में तो आयरन और कम हो गया। आयरन का एब्जॉर्प्शन केवल 3 से 5% होता है। यानी हम यदि, एक तो आयरन नेचुरल फूड में भी बहुत कम मात्रा में मिलता है। अब यदि हम रोज में दाल है, सब्जी है, मोटे अनाज है, मेवे हैं, सब ले रहे हैं, तो सब में थोड़ा मिल रहा है, तब जाके हमको कुछ पॉइंट mg बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, क्योंकि 3% ही एब्जॉर्ब कर रही है। अब हमने सब्जी भी नहीं खाई, हमने दाल भी मिस कर दी, मेवे तो भूल ही गए, तो हमने लिया क्या, रोटी सब्जी खाई, तो जंक खा लिया एक टाइम पे, केवल जो भी फास्ट फूड आ रहा है वो खा लिया। तो आपका जो बेयर मिनिमम जो आयरन जो नेचुरली मिलना था वो मिला ही नहीं, तो उसका 3% बॉडी ने एब्सॉर्ब भी नहीं किया। अब जंक का इंटेक या बेकरी के इंटेक से हुआ क्या, आपके गट माइक्रोबायोम, जो हम गट बैक्टीरिया बोलते, गुड बैक्टीरिया,
वो भी खराब होते खराब चले हो गए। रहे हैं। तो गुड बैक्टीरिया हमारे कम हो जाते हैं, बैड बैक्टीरिया हमारे बढ़ पनप रहे जाते हैं। हैं, हाँ। तो बैड बैक्टीरिया क्या करते हैं, गट में जो हमने जो फूड डाला उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहे, ओके, हाँ। एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, इसलिए वो एक तो मिला कम और मिला भी कम वो और एब्जॉर्ब absorb भी भी नहीं हो रहा हुआ, है, हाँ। है ना। तो बहुत कुछ जो कहानी है वो हमारे गट बैक्टीरिया पर भी डिपेंड करती है। करेंगे। तो हम हमारे अंदर का यानी पेट का जो हमारा क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है, वो हम धीरे धीरे खराब कर रहे हैं। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या हीमोग्लोबिन जो है वो एक दिन में नहीं बढ़ता है और एक दिन में बनता भी नहीं है ना। रोजमर्रा की हमारी प्रैक्टिस का नतीजा हमको 1 महीने बाद जब हम टेस्ट करवाओ, 6 महीने बाद करवाओ, जो भी जब भी करवाओ तब पता चलता है। तो 1 महीने में बढ़ता भी नहीं है, इसलिए फिर बारी आती है सप्लीमेंट की, क्योंकि बढ़ना तो है नहीं, है ना। तो कम से कम उतना 40 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 80 मिलीग्राम की जब टैबलेट दी जाती है, तो आप सोचिए 80 मिलीग्राम दे रहे हैं, तब जाकर 1 महीने में 2 पॉइंट बढ़ा। क्यों भाई? उसका रीजन ये है कि एब्जॉर्प्शन बहुत पुअर हो गया है ना। तो ये एक पहली चीज हो गई। दूसरा, हैंड हाइजीन। भाई जब हम देखें कि पुअर पॉपुलेशन में, विलेजेस में इतना आयरन सप्लीमेंटेशन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत कुछ हमारे हाइजीन पे भी डिपेंड करता है। तो जो एलीट नहीं, लोअर मिडिल एंड देन पुअर पॉपुलेशन है, उसमें एनीमिया का कारण हाइजीन भी है। हैंड वॉशिंग पर नहीं ध्यान दे रहे हैं प्रॉपर अपने, क्योंकि वो बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं और वो बैक्टीरिया जो है आपके गट हेल्थ को खराब कर रहे हैं एक्चुअली। तो वो इट्स अ साइकिल कि हम कौन कौन सी चीजों पर कैसे कैसे ध्यान दें, तो कैसे कैसे हमारा पूरा सिस्टम करेक्ट होगा और फिर हम जो है सही डायरेक्शन में। तो अगेन हीमोग्लोबिन हमारा हम चेक करवा लेते तो पता चल जाता है। केवल आयरन नहीं ना, अब बाकी भी यदि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स की बात करें, थायमीन वगैरह, मैग्नीशियम, तो वो भी कम ही निकलेंगे। जिंक डेफिशिएंसी, बट आए दिन चेक नहीं करवाते ना, ये कॉमन मार्कर्स नहीं है। तो ये चीजें हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए क्या पानी का भी कुछ रोल रहता है क्या? पानी का रोल आयरन के लिए तो नहीं है, बट हाइड्रेशन अच्छा रहेगा तो फूड डाइजेस्ट अच्छे होगा, है ना। आपका जो है अपना बॉडी जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ढंग से एब्जॉर्ब करेगी, आपका ब्लड का वॉल्यूम बना रहेगा। तो ये चीजें हैं। अगेन सेम चीज कैल्शियम के लिए है। अभी बहुत कॉमनली यंग बच्चों में फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, है ना। टूट गई हड्डी, ये हो गया वो हो गया, तो ब्लड में थोड़ी कैल्शियम डेफिशिएंसी, क्योंकि बॉडी तो हड्डियों से खींच के ब्लड का लेवल मेंटेन रखेगा। मेन प्रॉब्लम हड्डियों में आएगी। हड्डी में कैल्शियम ज्यादा रहता है तो बॉडी को कैल्शियम नहीं मिलेगा, तो हड्डी से मिलेगा। तो ब्लड मार्कर नहीं है ना कि ब्लड टेस्ट में तो कैल्शियम मेरा ठीक आ रहा है, तो वो एक अपना सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसा तभी डिपॉजिट होगा बॉडी में, तो विटामिन डी एक्चुअली तो सन एक्सपोजर नहीं है। तो आजकल बच्चे ग्राउंड में, बच्चे के बड़े कौन सा धूप में निकलते हैं, है ना। तो भारतीय महिलाओं के साथ तो एक बहुत दिक्कत है कि सवेरे के समय किचन में रहती हैं, अपना नाश्ता वगैरह बनाती रहती हैं हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, और काम रहती है, तो वो सवेरे का सनलाइट का उनको एक्सपोजर होते ही है, उनको विटामिन डी की कमी रहती है। और क्या भरी दोपहरी में बाकी पता चला दूसरी रेस से परेशान हो गया, और वो कितना भी धूप में है पर वो बैठ ही नहीं सकते तेज धूप में। तो आधा घंटा तो मिनिमम, और वो भी यदि डेली है तो काम का है। तो ये आजकल, पहले जैसे होता था कि लेडीज कुछ छीलने छालने बैठ गई, कुछ काम जो है वो धूप में बैठ गए, आजकल वो भी नहीं है। कई बार फ्लैट सिस्टम है या छोटे, तो एन नंबर ऑफ रीजन है, पर कहीं ना कहीं करेक्शन वही चीजों का कि जो पुरानी जो आदतें थी, पुराना जो एक सिस्टम चलता था। मैं हमेशा बोला करता हूँ कि हम भले एडवांस हो जाएं, परंतु हमको हमारी लाइफ स्टाइल जो हमारे बुजुर्गों की जड़ों को नहीं छोड़ना चाहिए, उन जड़ों को नहीं छोड़ना चाहिए, उनको ही उसमें जीना चाहिए। बहुत ही अच्छी आपसे मैडम सारकर भी चर्चा हुई, और मैं आप सबसे फिर आज बोलूँगा कि आपको कभी भी आपकी डाइट के ऊपर राय लेना तो किसी अच्छे डाइटिशियन से, मैडम जैसे अच्छे डाइटिशियन से राय लीजिए। अपने मन से कुछ मत फाइनल कीजिए, क्योंकि हम, जैसा मैंने पहले भी बोला था कि हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट के डॉक्टर के पास ही जाते हैं, हड्डी की प्रॉब्लम है तो हड्डी के डॉक्टर के पास ही जाते हैं। तो आपके लिए डाइट से रिलेटेड, और डाइट पूरी कंप्लीट ही होना चाहिए, और उसके लिए कोई डाइटिशियन से अच्छा आपको कोई बतला नहीं सकता है। तो मेरे विचार से हर व्यक्ति का एक
ये मेरा व्यक्तिगत मानना है और मैं उस पर खुद फॉलो भी करता हूँ कि एक अच्छे डाइटिशियन से आपको हमेशा राय लेना चाहिए और उसके ऊपर क्योंकि आज की तारीख में हम मॉडर्न लाइफ स्टाइल के अंदर भूल गए हमारा जो जैसा भी मैडम ने बोला जड़ से हम अपनी जड़ों से दूर हो गए हैं तो हम कुछ भी जो मार्केट में मिल रहा है इसके ऊपर और भी बहुत सारी चर्चा हो सकती है, परंतु हमको कहीं ना कहीं विराम देना पड़ेगा। तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और एक बहुत अच्छी हमारी चर्चा हुई और कभी और इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए मेरा YouTube चैनल और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।